जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारत के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत एक विशाल सभ्य देश था, और सभ्य देश था इसलिए हम उस पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। जैसे कि प्राचीन सभ्यताएं विश्व की है, जैसे कि मिस्र की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, रोम की सभ्यता है ना, असीरिया सभ्यता, मेसोपोटामिया, ये सारी सभ्यताएं जो है प्राचीन काल में फली फूली, और आमतौर पर इनका जो विस्तार हुआ वो नदियों के किनारे या उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। तो ऐसे ही भारत में जो सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको हम कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसकी शुरुआत सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों से हुई। यानी सिंध का जो क्षेत्र है पाकिस्तान में, उसके आसपास से शुरुआत के एविडेंस मिलते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में इसका नाम सिंधु घाटी, पहला हड़प्पा था, शुरुआत में इसका नाम हड़प्पा था, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाने लगा क्योंकि इसका विस्तार सिंध के आसपास के क्षेत्रों में हुआ। फिर उसके बाद ये क्षेत्र बहुत बढ़ गया और ये गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, उधर पाकिस्तान का सुतकार इंदौर, वहाँ तक जब ये सभ्यता फैल गई तो ये माना गया कि इसको क्या नाम दिया जाए। फिर इसका नाम दोबारा से हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा क्योंकि हड़प्पा से इसकी शुरुआत हुई थी। हड़प्पा में सबसे पहले इसकी खुदाई हुई, इसलिए हड़प्पा के नाम से इसको जानते हैं। आपको पता होगा कि हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने जब इसकी खोज की तो उसके बाद हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, और उसके बाद चाहुंदरो, उसके बाद बहुत सारे शहरों के नाम मैंने कल आपको गिनवाए थे, उनको फिर एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको। जैसे प्रमुख शहर हैं उनके विशेषताओं के बारे में बताऊँगा आपको आज। जैसे प्रमुख शहर हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चाहुंदरो है ना, ये पाकिस्तान के इलाके में है। उसके अलावा कुछ इंडिया के क्षेत्र में है, जैसे कि धोलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है, ये कहाँ है? ये गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। हरियाणा में कौन कौन से क्षेत्र है? राखेगढ़ी है, मितातल, भगवानपुरा ना, ये जो है ये आपके जो है हरियाणा में है। उसके अलावा कश्मीर में भी हमें मांडा नामक जगह मिलती है। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो इसके चारों छोर मैंने बताए थे आपको कल की क्लास में। 4 छोर कौन कौन से हैं? इसका पूर्वी छोर जो है वो आलमगीरपुर है, पश्चिमी छोर जो बलूचिस्तान प्रांत के सुदकाग इंदौर में है, उत्तरी छोर मांडा में है, दक्षिणी छोर दैमाबाद में जो कि महाराष्ट्र में है। इसलिए त्रिभुजाकार है ये सभ्यता। विद्वान ने इसकी लिपि पार तक पढ़ा नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि चित्रलेखात्मक है, यानी चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश की जाती है, उसको इस तरह पढ़ा जाता है। लेकिन अभी तक किसी ने दावा, कई लोगों ने किया है, लेकिन अभी तक कोई भी पूरी तरह से साइंटिफिकली इसको पढ़ नहीं पाया है ना। इसलिए इसको हम आद्य इतिहास कहते हैं। आद्य इतिहास इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इतिहास में हमें पुरातात्विक और साक्ष्य लिखित दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हम जो है पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं क्योंकि लिखित साक्ष्यों को पढ़ नहीं पाए हैं। हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन के बारे में। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और इसमें ऐसे शहर बसाए गए थे जो कि आज की जीवन शैली से जुड़ते हुए शहर थे। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोगों की सोच दूरदृष्टि थी, सोच में दूरदर्शिता थी। क्यों? क्योंकि अब ये मानिए कि आप जहाँ पर शहरों का विकास होता है उस समाज को आमतौर पर विकसित समाज कहा जाता है। आमतौर पर क्या होता है? आमतौर पर गांव से लोग शहरों की तरफ आते हैं। जब गांव से शहरों की तरफ आते हैं तो शहरों में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत सारे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, बहुत सारी हमें जो है दैनिक जीवन की वस्तुएं बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। तो इस तरह से शहरी जीवन की विशालता का होना इस बात का प्रतीक है कि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता थी और इसके जनजीवन जो है वो काफ़ी शहरी मूल्यों पर आधारित था। शहरी मूल्य कैसे होते हैं? आमतौर पर शहरी मूल्य उदार होते हैं। तो ये तो आपने मान लिया मोटे तौर पर कि शहर और गांव में एक सुविधाओं का अंतर तो है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि शहर को जब हम डिफाइन करते हैं, शहर किसे कहते हैं, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो शहर की परिभाषा है कि उसका कम से कम 75% भाग गैर कृषि कार्यों में लिप्त हो, गैर कृषि कार्य करता हो। दूसरी बात, उसमें बाजार होता है, मार्केट होती है। तीसरी, 5000 की पॉपुलेशन उसकी है अगर, तो उसको शहर मान लिया जाता है आज की तारीख में। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें नगरीय संस्था हो। नगरीय संस्था मतलब जैसे नगर पालिका या नगर निगम, 2-3 नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इस तरह से। तो नगर निगम बहुत बड़े शहरों में होता है, जैसे गुड़गांव, दिल्ली में होता है बहुत बड़े शहरों में। लेकिन जैसे नगर पालिका, जैसे शहर है फिरोजपुर का, इसमें नगर पालिका है तो इसको हम शहर मान सकते हैं क्योंकि इसमें नगर पालिका मौजूद है। इसलिए हड़प्पा
सभ्यता को नगरी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा की जो सड़कें हैं वो चौकोर आकार में, जैसे शतरंज की बिसात होती है ना, ऐसे 90 एंगल पर काटती हैं सड़कें एक दूसरे को। इससे साबित होता है कि वहाँ जरूर कोई ना कोई नगर पालिका जैसी संस्था रही होगी जो इतना सुदृढ़ तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से वहाँ पर जो है वो उसका सड़कों का निर्माण किया गया था। दूसरी बात, सड़कों के साथ साथ पानी की निकासी, नालियों का, नाले का पूरा इंतजाम था। इससे साबित होता है कि कोई संस्था थी। तीसरी बात, घर हैं जो वो चबूतरे पर हैं, प्लस में वो रोड की तरफ खुलते हैं, है ना, रोड के साथ साथ ऐसे बना हुआ इधर है। तो इससे भी साबित होता है कि प्लान्ड तरीके से घरों को बसाया गया था। घरों में क्या था, घरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल, कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। घर जो है 1-2 मंजिला भी मिलते हैं हमें। तो इसका मतलब ये था कि लोग काफ़ी हद तक जागरूक थे घर बनाने के बारे में, है ना। इसके अतिरिक्त जो है वहाँ पर जैसे धोलावीरा एक जगह है। धोलावीरा में क्या है कि आमतौर पर जो हड़प्पा के शहर है वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। उसमें 2 दुर्ग हैं, एक तरीके से 2 हिस्से हैं उसके। एक हिस्से में आम जनता रहती है और दूसरे हिस्से में खास लोग रहते हैं। जैसे पूर्वी हिस्से में खास लोग रहते हैं, पश्चिमी हिस्से में आम लोग रहते हैं। धोलावीरा ऐसी जगह है जहाँ से जल निकासी के सबसे बड़े किस्म के प्रमाण हमें मौजूद मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, धोलावीरा से हमें सूचना पत्र प्राप्त होता है। सूचना पत्र का मतलब क्या है, जैसे ये बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, इस पर सुबह सुबह सूचनाएं लिखी जाती थी कि आज शहर में क्या क्या होने वाला है। सूचना पत्र की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, वो 3 दुर्गों में बटा हुआ शहर था और उसकी किलेबंदी बहुत अच्छी थी। ज़्यादातर शहर नदियों के किनारे थे। जैसे कि अगर हम हड़प्पा की बात करें तो ये पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के, और ये रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, चांदरो सिंधु नदी के, अमरी भी सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसके अलावा जैसे आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के जो है एक किनारे बसा हुआ था। तो ये आमतौर पर विश्व की और सभ्यताएँ, जैसे मैंने बताया कि मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएँ और ये जो सभ्यता हम पढ़ रहे हैं ये सारी सभ्यताएँ नदियों के किनारे विकसित हुई, क्योंकि नदियों के किनारे उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती थी। पानी की सुविधा होती है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है, कश्ती को लेकर कहीं से कहीं तक जा सकते हो। पानी जैसे नील नदी जो रेगिस्तान से होकर मिस्र में एंट्री करते हैं, मिस्र उसके साथ साथ बसा हुआ है आज भी, पट्टी के तौर पर, पट्टी के रूप में अगर देखने को मिलता। तो इस तरह से पूरा जो इतिहास में अगर हम देखते हैं तो नदियों ने इन सभ्यताओं को सींचा है। जैसे कि नील नदी को मिस्र का पालना कहते हैं, उपहार कहते हैं मिस्र के लिए। ऐसे ही भारत के लिए सिंधु नदी जो है वो इस सभ्यता का केंद्र बिंदु थी, लेकिन सभ्यता धीरे धीरे और क्षेत्रों में फैलती चली गई, जैसा मैंने अभी बताया था आपको। तो हड़प्पा के प्रमुख शहरों में 2 तो हमने डिस्कस कर लिया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। स्थान में कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। हल से खेती करने का अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ हमें सरसों के बोने का अवशेष प्राप्त होता है और यहाँ से हमें अग्निवेदियाँ प्राप्त होती हैं। अग्निवेदियाँ मतलब जैसे यज्ञ किस्म के, जैसे अग्नि जलाकर यज्ञ क्या होगी, इस तरह के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये कालीबंगा इसके साथ साथ लोथल जो शहर था वो गुजरात में स्थित है। लोथल शहर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लोथल शहर में हमें डॉकयार्ड मिला है, यानी बंदरगाह मिला है। और बंदरगाह मिला है तो इसको मतलब है कि वहाँ से व्यापार किया जाता था। व्यापार कहाँ किया जाता था? व्यापार बाहर किया जाता होगा। खासतौर से कहा जाता है कि वहाँ से मेसोपोटामिया सभ्यता के लिए व्यापार किया जाता था और व्यापार में बहुत सारी वस्तुओं का आदान प्रदान दोनों सभ्यताओं के बीच में होता था। दिलमन और मकरंद ऐसी जगह हैं जो हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में स्थित हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि दोनों सभ्यताओं के बीच में यहाँ व्यापारी रुकते होंगे, विश्राम करते होंगे बीच में, फिर उसके बाद वो चलते होंगे। और मेसोपोटामिया सभ्यता का पता होगा आपको। ये मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पर है? ये ईरान इराक के इलाके में स्थित है, यानी मध्य एशिया के या वेस्ट एशिया के क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ पर 2 नदियाँ थी, इस सभ्यता की 2 नदियाँ स्थित थी, एक दजला और एक फ्रात। तो हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं डॉकयार्ड की वजह से कि कुछ मोहरें यहाँ की वहाँ मिली हैं, वहाँ की यहाँ मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक आदान प्रदान होता था वस्तुओं का। एक मिताथल है, एक बनावली है, तो बनवाली कहते हैं, बनावली हो बना दे। तो ये जो है हड़प्पा के शहर थे जो हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा जो जैसे मांडा है या रंगपुर है और हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर है,
ये बहुत सारे और विषय थे। आमतौर पर शहरों का जो विकास हुआ वो एक साथ इतने सारे शहर हमें इस सभ्यता में दिखाई देते हैं। इससे ये पता चलता है ये सभ्यता में आपसी आदान प्रदान बहुत अच्छा था। और हमें शहरी सभ्यता के प्रमाण इसलिए भी मिलते हैं कि यहाँ के जीवन में हथियार बहुत कम मिले हमें। नुकीले हथियार हमें नहीं मिले। नुकीले हथियार जैसे भाला है, तलवार है। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग शांति प्रिय किस्म के थे। हड़प्पा सभ्यता का जीवन जो है वो नगरीय जीवन था। और वहाँ के नगरों की बनावट, वहाँ के नगरों के जनजीवन और वहाँ के जीवन शैली जो थी वो पूरी तरह से हमें शहरी नजर आती है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम शहरी सभ्यता कहते हैं। और शहरी सभ्यता का होना भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये पहला नगरीकरण है। हड़प्पा सभ्यता क्या है? भारत का पहला नगरीकरण। अगर आप ऐसे ही हिस्ट्री और एंशिएंट सिविलाइजेशंस के टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।